नमस्कार, मैं हूँ सचिन और आप देख रहे हैं सचिन की बात। स्वागत है आपका आज सचिन की बात में। आज बात करेंगे बीजेपी और बीएसपी का किस तरह से गठबंधन आने वाले समय में परवान चढ़ सकता है, इस बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में 2024 का जो चुनाव हुआ है उससे जो जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि किस तरीके से बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो चेंज होने वाली है 2027 में। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से बीएसपी, मायावती और भारतीय जनता पार्टी 2027 में साथ आने वाली है और क्या क्या होने वाला है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह का पॉलिटिकल बैकग्राउंड तैयार हो रहा है 2027 के लिए। मीडिया को कानों कान खबर नहीं है और अंदर ही अंदर ये बातें चल रही हैं। आने वाले समय में आपको इसका हिंट मिल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये पूरा फिनोमिना जो है, जो एक अंदर खाने बातचीत हो रही है राजनीतिक पंडितों की, पार्टियों की, वो आपको जो है समझ में आएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले बीजेपी की, क्योंकि आज की डेट में बीजेपी 2024 का जो चुनाव हुआ है संविधान के नाम पे, और संविधान की वजह से जो दलित वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से थोड़ा सा साइड हुआ है, जिसमें जाटव तो पहले नहीं वोट देता था। जो थोड़ा बहुत जाटव आया था 2019, 14 और 17 में, वो भी छटक गया इस बार। जो पासी समुदाय था, ठीक है, उसने भी इस चुनाव में बीजेपी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। संविधान के नाम पे या योजनाओं के नाम पे, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं चला गया सपा और कांग्रेस में। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से मायावती और बीजेपी के अंदर खाने बात हो रही है कि किस तरीके से 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने से रोका जाए। क्योंकि अगर देखा जाए 2024 के चुनाव में तो ऐसा नहीं था बीजेपी के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, बट कहीं ना कहीं जिस तरीके का झूठा प्रचार और जिस तरीके से विपक्ष के लोगों ने झूठ बोल बोल के और माहौल पैदा किया प्रदेश, क्योंकि यूपी ही एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी को बहुत ज़्यादा डिस्परेट या निराशा देखने को मिली है। और यूपी ही देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं। और अगर 2027 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो जो पीएम मोदी का विज़न है विकसित भारत का, वो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी वाले और कांग्रेस वाले इसको डिरेल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनकी मानसिकता है असुरों वाली। तो ये किसी कीमत पे नहीं चाहे कि मोदी जी का जो विकास कार्यक्रम है वो आगे बढ़े, और यूपी में वो हर उस योजना को, हर उस काम को रोकने का प्रयास करेंगे। जैसे आप अन्य प्रदेशों में देखते हैं, कर्नाटक में देखते हैं, हिमाचल में देखते हैं, बैंकरप्ट होने जा रहे हैं दोनों राज्य। एक तो बैंकरप्ट हो चुका, उसके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं एम्प्लॉयज़ को। तो बात करेंगे आज बीजेपी और बसपा के बारे में। आपको पता ही है कि मायावती का सॉफ्ट कॉर्नर रहता है बीजेपी के लिए, और शुरुआत से बीजेपी के साथ इन्होंने सरकार दो बार बनाई इन्होंने सरकार बनाई है 1995 में, 1997 में और 2002 में। 3 बार सरकार बनाई है। बाहर समर्थन, अंदर समर्थन, हर तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने चाहा बीजेपी ने इनको समर्थन दिया और इन्होंने सरकार बनाई। अभी भी अगर आप देखेंगे तो मायावती का जो बयान है या जो उनका एक सोचने का नज़रिया है वो बीजेपी के लिए सॉफ्ट है और पार्टियों के लिए हार्ड है। कांग्रेस, सपा
या अन्य जो दल हैं उनके लिए वो तीखे शब्दों का प्रयोग करती हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ आपसे, अभी मैंने एक टैगलाइन डाली थी, थंबनेल डाला, तो कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप किस किस आधार पर ये कहेंगे कि आकाश आनंद डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, मायावती डिप्टी पीएम बनने जा रही हैं। तो इसका एक बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ। सबसे पहली बात कि मायावती के बारे में आज की डेट में उनके पास उनका जो दलित जाटव वोट बैंक है या अन्य दलित जो है, वो गैर जाटव जो दलित है वो छिटकता जा रहा है बराबर 2012 के बाद से। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े का कह रहे हैं। अगर आप देखें उठा के तो 2012 में 2007 में 202 सीटें आई थी इनकी, उसके बाद इनकी सीटें आई थी 2012 में 80 सीटें आई थी, और फिर धीरे 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 करके इस तरीके से इनका डाउनफॉल होता चला गया। इस वजह से अब आज की डेट में, क्योंकि देखिए बसपा की जो शुरुआती अगर आप इनका दौर देखें तो ये गठबंधन राजनीति के लायक थे। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने बार भी ये मुख्यमंत्री बनी, अगर 2007 से और 12 का कार्यकाल अगर छोड़ दिया जाए तो ये गठबंधन के ही दम पे मुख्यमंत्री बनी हुई थी। कभी सपा से गठबंधन कर रही हैं, कभी बसपा बीजेपी से गठबंधन कर रही हैं। कांग्रेस को रोकने के लिए बीजेपी इनको समर्थन दिया करती थी। तो पूरा इनका जो गठबंधन का इतिहास है बहुत पुराना है। अब बीजेपी को क्यों इनकी ज़रूरत पड़ेगी? कई पत्रकार बोल रहे हैं कि बीजेपी को क्यों ज़रूरत पड़ेगी। बीजेपी को इसलिए ज़रूरत पड़ेगी कि कितनी भी सीटें कम क्यों ना आई हों, कितना भी जनाधार इनका कम क्यों ना हो गया हो, लेकिन आज भी अगर दलित से बात करो तो वो मायावती को अपना रोल मॉडल मानता है, उनको अपना नेता मानता। वो अलग बात है कि वोट किसी लालच के चक्कर में या किसी योजना या कुछ भी कह सकते, एक कई कारण हो सकते, उस वजह से वो दूसरी पार्टियों को दे रहा हो। लेकिन आज भी वो मायावती की तारीफ करता है कि जो काम उन्होंने दलितों के लिए किया वो किसी और पार्टी ने नहीं किया। अब बात करते हैं कि क्यों बीजेपी को ज़रूरत है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि बीजेपी को मायावती की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि जो दो दो ऑफ़र लेके वो बैठे हुए हैं कि भाई मायावती जी ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी आपकी जो देश के मामले में और विश्व के बारे में और जो सुरक्षा के बारे में जो विचारधारा है वो सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। मायावती भी एक देशभक्त और राष्ट्रवादी नेता मानी जाती हैं, तो कोई उसमें उनका वो नज़र नहीं आता है कि नहीं वो सपा और कांग्रेस की तरीके से एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ या बयान वो देती हों। वो हमेशा राष्ट्र के हित में ही बयान देती हैं। तो बीजेपी को क्यों ज़रूरत पड़ रही है? देखिए अभी क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, जो ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में सपा ने यानी मुलायम सिंह ने भी पूरी ज़िंदगी गांव देहात और खेतों की चप्पलें वहाँ पर घिस डाली, बट इतनी सीटें नहीं ला पाए थे वो। सोचिए आप, जिस व्यक्ति ने पूरे अपना जीवन राजनीति में खपा दिया हो और वो इतनी सीटें ना ला पाए हो, और उनका लड़का जो कम मेहनत करके इतनी सीटें ले आया, तो उसका सबसे बड़ा जो एक कारण था, जो संविधान का जो घोल के जो पिला दिया गया लोगों को, गरीब लोगों को, दलित लोगों को, वो इस बार काम कर गया यूपी में। अब है क्या, यूपी में सबसे बड़ा दलित नेता कौन है? मायावती। क्या उनकी बात दलित मानते हैं? मानते हैं। अगर एक बड़ा फोर्स है बीजेपी और एक कमज़ोर फोर्स है दलितों का, अगर वो साथ आएगा तो क्या समाजवादी पार्टी को डेंट दे सकता है? दे सकता है। क्यों? अगर बीजेपी मायावती के साथ आती है तो अगर बीजेपी मायावती के साथ आती है तो आपको दलित वोट बैंक जो आपका इस चुनाव में इधर उधर हुआ है, वो कहीं ना कहीं आने का आपके पास 2027 में जो आपको डर है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है,
जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के बयान आ रहे हैं, मुस्लिमों का एक तरफा समर्थन उनको हासिल है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ कांग्रेस और सपा गठबंधन को ही वोट देना चाहते, तो ये 30% या 20% की जो आबादी है वो एक तरफा वोट कर रही है। अब बात रह जाती है 70% की। अब 70% में दलित भी है, ओबीसी भी है, अकड़ा भी है, पिछड़ा भी है, सब है। अब ये अगर कंबाइन होके वोट करते हैं तो बीजेपी के लिए 2027 में एक अच्छी खबर हो सकती है। नहीं तो आप ये समझिए कि 2027 में मामला गड़बड़ होने वाला है। हरियाणा में आप अभी देख ही रहे हैं कि हरियाणा में क्या स्थिति चल रही है। बीजेपी के ज़्यादातर नेता जो है छोड़ रहे हैं वहाँ पर, और आज फाइनल फेज की वहाँ पर वोटिंग चल रही है। अब बात करते हैं आकाश आनंद की। मैंने बीजेपी के बारे में आपको बताया क्यों ज़रूरत है उन्हें मायावती की, कि जो दलित वोट बैंक 21.1% यूपी में है, वो अगर आ जाता है तो आप समझिए कि सपा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि अगर मायावती खड़े होकर ये बोल देती हैं कि नहीं, संविधान कोई खतरे में नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, तो उस तरीके, और बीजेपी उनको बैकग्राउंड सपोर्ट दे देती है कि नहीं आप जाके ये चीज़ बोलिए, ठीक है, तो हो सकता है कि जो दलित मतदाता है या दलित नेता है या जो दलितों की राजनीति करते हैं, वो इस बात को ग्राउंड लेवल पे लेके जाएं कि नहीं, कांग्रेस और सपा ने झूठ को बेचा है, आप बहन जी की बात को सुनिए, बीजेपी की बात को सुनिए, ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। तो हो सकता है कि वो वोट बैंक जो है आ जाए। उस ये पूरा कारण ही, क्योंकि देखिए मायावती के पास खोने के लिए आज की डेट में कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं। ना उनके पास सांसद है, ना विधायक है। बीजेपी के दम पे ही वो राजनीति करती आई हैं, और बीजेपी आज आखिरी उनके फेज में, बीजेपी ही उनकी एक तरीके से पालनहार या कुछ भी आप कह सकते हैं कि सर्वाइवल उनके लिए जो है हो सकता है। अब उनकी दूसरी सबसे बड़ी मजबूरी क्या है कि उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उनको भी राजनीति में किसी तरीके से सरकार में शामिल करना है। अब आज की डेट में जब इतने साल मेहनत उन्होंने की, तब वो मुख्यमंत्री एक बार फुल टर्म की बन पाई, और तोड़ मोड़ के जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री रही हैं राजनीति में, उस तरीके से वो इतने बार मुख्यमंत्री रह पाए। अब आकाश आनंद जो आज वो पॉलिटिक्स में आए हैं 4, 5, 7, 6 साल पहले, ठीक है, उनके लिए अब कितनी बड़ी मुश्किल है आज की डेट में, जहाँ पर फुल मेजोरिटी की सरकारें बन रही हैं प्रदेश, हर एक प्रदेश में। गठबंधन राजनीति एक तरीके से ख़त्म हो चुकी है पूरे देश में। आप किसी भी स्टेट को उठा के देख लीजिए, ज़्यादातर स्टेट में फुल मेजोरिटी की सरकारें बन रही हैं। मतलब वो दौर अब चला गया जब गठबंधन के 10-10, 20-20 पार्टियों के वो विधायक बनते थे, फिर गठबंधन होता था, फिर लूट घसोट मस्ती थी, वो ज़माना चला गया। अब आकाश आनंद के लिए क्या ऑप्शन है? देखिए, बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है, साथ में 2 डिप्टी सीएम भी बनाती है। अब इस समय 2 डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में है, एक थोड़ा बहुत भंडारा पूजन में चले जाते हैं, एक तो एकदम नाकारा हैं, उनका पता नहीं चलता वो काम करते क्या हैं, सिर्फ खाली हाथ जोड़ के बस घूमा करते हैं, ना डिपार्टमेंट से मतलब, ना काम से मतलब, कुछ भी मतलब नहीं है। तो उस जगह पे अगर रिप्लेसमेंट ये करना चाहें आकाश आनंद का, आकाश आनंद एक नया लड़का है, नई एज ग्रुप का है, पढ़ा लिखा है, वेल क्वालिफाइड है, दलित चेहरे के रूप में उसको अगर ये प्रेजेंट करते हैं, तो हो सकता है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिमी यूपी में जो एग्रेसिव दलित हैं, जो एग्रेसिव दलित जिनको मतलब कह सकते हैं कि जो युवा हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। तो हो सकता है बीजेपी वाले ये करें कि आकाश आनंद को डिप्टी सीएम बना दें वहाँ पर, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम गठबंधन कर लेते हैं। मायावती को ये शिफ्ट कर देते हैं केंद्र में, कि राज्यसभा का टिकट दे दिया या लोकसभा का कहीं से टिकट दे के, और इनको शिफ्ट कर देते हैं मोदी के अंडर में। ठीक है भाई, आपको हम राजनाथ सिंह की जगह रिप्लेस कर देते हैं, आपको रक्षा मंत्रालय दे देते हैं, और आपको डिप्टी पीएम बना देते हैं, यानी उप प्रधानमंत्री रहे हैं बीजेपी के शासन में। लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता रहे हैं उप प्रधानमंत्री, जबकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ये पोस्ट नहीं है, बट
रहे हैं, तो हो सकता है कि देखिए, जब बीजेपी पीडीपी जैसे आतंकवादी समर्थित पार्टी से गठबंधन कर सकती है, तो क्या मायावती से गठबंधन नहीं कर सकती? मायावती ने कभी आतंकवाद को सपोर्ट नहीं किया, तो फिर दिक्कत क्या है? तो आज की जो रिपोर्ट है वो इसी पे आधारित है कि देखिए, दलित वोट बैंक बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन चुका है। बहुत तेज़ी से मोबिलाइज हो रहा है अदर पार्टीज़ में, और ये 2027 में योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह वहाँ पर उठेगा कि किस तरीके से दलित वोट बैंक को हम अपने साथ लाएं। और उसके लिए बीजेपी, आप जानते हैं, बीजेपी की साम दाम दंड भेद जो भी वो करना चाहें वो करके वो सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। आपने महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हर जगह आपने देख लिया। तो मायावती एक सॉफ्ट मतलब गठबंधन है उनके लिए, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ऑफ़र बहुत ही सिंपल है वहाँ पर। डिप्टी सीएम एक बीजेपी का रहेगा, एक बसपा का रहेगा, 1-2 मंत्रालय उनको दे दिए जाएंगे, ठीक है, वो अपना काम करते रहे, अपनी पार्टी को चलाते रहे। क्योंकि जब सरकार में आप आते हैं तो आपके पास फंड भी आता है, नेक कार्यकर्ता भी आते हैं काम कराने के लिए। तो जब सरकार का हिस्सा बनते हैं तब आपकी पार्टी चलती है। जैसे ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, छोटी छोटी पार्टी है जिनके पास 4, 5, 10, 15 विधायक हैं, वो अपना मंत्री बने हुए हैं, कैबिनेट मंत्री, और चला रहे अपनी पार्टी को, जो भी चंदा आ रहा है। तो इसी तरीके से बसपा का भी है। जब आपके पास अभी खोने के लिए कुछ है नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप ये सत्ता में आते हैं डिप्टी सीएम बन के, तो आने पर इनको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिल जाएगी। मायावती बहुत दिन से जो बेचारी बैठी रहती है, कोई काम धाम है नहीं, बस कुछ दिन बाद सेक्टर प्रभारियों को चेंज कर देती हैं, फिर वही कहानी चालू हो जाती है। फंड उतना आ नहीं रहा जो पहले आता था। पुराने नेता सारे छोड़ चुके हैं, चाहे ब्रजेश पाठक हों, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, या बहुत से ऐसे नेता छोड़ चुके हैं इनको। तो अब इनके पास सर्वाइवल का एक ही, जो मुझे समझ में आया, कि अब मायावती कहीं ना कहीं ये स्टेप लेंगी कि आकाश आनंद को सरकार का हिस्सा बनाई, खुद भी केंद्र में जाएंगी, जिससे कि आखिरी समय इनका थोड़ा सा रॉयल्टी से और थोड़ा भौकाल से बीते। क्योंकि बहुत दिन से जब सत्ता में नेता नहीं रहता ना, तो वो एक तरीके से वैसा लगने लगता है कि मतलब क्या इसके पास, आप खुद समझिए कि आपके पास सत्ता कुर्सी जाती है, फिर आपको कोई नहीं पूछता। वही आज की डेट में मायावती की कंडीशन है कि इनको कोई नहीं पूछ रहा, सिर्फ बजाय बीजेपी के। तो और सपा से इनका आपको अदावत इनकी पता ही है कि सपा को, और मायावती ने बयान भी दिया है 2020 में, कि मायावती ने कहा कि अगर सपा को हटाने के लिए मुझे बीजेपी से गठबंधन करना पड़ता है तो मैं करूंगी। ये उन्होंने बाकायदा मीडिया को ये बात बोली है। तो मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ जो मायावती मीडिया में या बयानों में अपना व्यक्त करती हैं। तो बीजेपी के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। अब बीजेपी वालों की ये सोचना है कि 2027 में किस तरीके से मायावती को अपने साथ लाना, जिससे कि जो ये 21.1% वोट है ये उनको ट्रांसफ़र हो जाए, और तीसरी टर्म में बीजेपी की सरकार, जैसे उन्होंने हरियाणा में किया। आप देखिए, पहला टर्म जो था खट्टर का वो फुल मेजॉरिटी वाला था। दूसरे टर्म में इन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, इन्होंने तुरंत दुष्यंत चौटाला से गठबंधन कर लिया, और उन्होंने पूरे 4 साल, 4.5, 5 साल सरकार दूसरे टर्म में भी चला ली। अब तीसरे टर्म में देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, और रिपोर्ट के आधार बता रहा हूँ कि जो रिपोर्टें मीडिया में प्रकाशित हुई हैं उसके आधार पे। तो आकाश आनंद को डिप्टी सीएम और डिप्टी पीएम मायावती को बनाने का विचार चल रहा है बीजेपी के अंदर ही अंदर। अब ये 2027 में पता चलेगा कि पिछले अगले 3 सालों में, क्योंकि जो 2027 में सरकार बनेगी वो 2 साल के लिए ही बनेगी। 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रावधान लागू होने जा रहा है, उसमें पूरे देश में चुनाव होंगे, राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार का। तो जो भी सरकार 2027 बनेगी वो 2029 में फिर से चुनाव उसका करवा के, और फिर सारी मतलब पूरे देश में एक ही बार चुनाव हुआ करेगा। तो ये मैंने आज आपको बताया क्यों, किस तरीके से, और
किन किन पार्टियों का गठबंधन इस 2027 के चुनाव से पहले हो सकता है, क्योंकि बीजेपी अभी तक ये कार्ड नहीं ढूंढ पाई है विपक्ष की कि किस तरीके से विपक्ष का जो ये संविधान संशोधन या संविधान बदलने का जो रायता है इसको कैसे समेटा जाए। मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी अभी तक इसका कार्ड नहीं ढूंढ पाई है, और यही कारण है कि हरियाणा में बहुत तेज़ी से, अगर आप वहाँ के लोकल वीडियोस देखेंगे तो वहाँ के नेताओं ने क्या क्या बातें, आपको बहुत हंसी आएगी इस बात को लेके कि किस स्तर की मतलब एक नॉनसेंस जिसके कोई सिर पैर नहीं, और वो जिस तरीके का झूठ फैलाया जा रहा है कि जितने क्या कहा गया वहाँ पर कि जिस गांव से जितने ज़्यादा वोट निकलेंगे उतने ज़्यादा लोगों को वहाँ का पे मतलब सरकारी नौकरी आपको दे दी जाएगी। आप सोचिए इतनी नौकरी क्या हरियाणा में है, हरियाणा की पॉपुलेशन क्या है, कितनी नौकरी होंगी वहाँ पर, और सबको सरकारी नौकरी का वादा कर रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है, प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि आप इतने लोगों को, 40 करोड़ की जनसंख्या यूपी की है, क्या 40 करोड़ लोगों को या 20 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकती है सरकार? नहीं दे सकती, विश्व की कोई भी सरकार नहीं दे सकती। और इस तरीके का झूठ फैला फैला कर वोट गरीबों से, अनपढ़ों से लिए जा रहे हैं, और उसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। तो आज मैंने आपको बताया इस बारे में कि किस तरीके से बीजेपी और बीएसपी के अंदर ये अंदर खाने बहुत दिनों से ये चल रहा, जब से ये रिजल्ट आए हैं, और मोदी जी इस बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि ये दलित वोट बैंक जो यूपी में खिसका है इसको कैसे वापस लाया जाए। तो आने वाले समय में और भी कोई अपडेट इस बारे में आएगा तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती।